नमस्कार दोस्तों, आज अपन समझेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ चंद लाइनें आपके लिए कि मिला वक्त तो तेरी जुल्फे सुलझाऊंगा, मिला वक्त तो तेरी जुल्फे सुलझाऊंगा, अभी खुद उलझाऊं जिंदगी को सुलझाने में। और वक्त ही कितना लगता है जुल्फे सुलझाने में, मगर पूरी जिंदगी गुजर जाती है वक्त को सुलझाने में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है पंचायती राज व्यवस्था। देखिए दोस्तों, जब देश को आजादी मिली, उसके बाद अपने संसदीय शासन व्यवस्था या संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। संघात्मक जो शासन व्यवस्था को अपनाया था, उसमें केंद्र और राज्य को अलग अलग शक्तियां दी गई थी, परंतु फिर भी स्थानीय स्तर पर जो विकास की राह हम देख रहे थे वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पा रही थी। इसके बहुत सारे कारण थे, इसको लेकर कई सारी समितियां गठित की गई और वास्तव में ये देखा गया है कि आखिरकार जो योजनाएं केंद्र के द्वारा राज्य के द्वारा जो क्रियान्वित की जा रही है वो स्थानीय स्तर पर सफल क्यों नहीं हो पा रही, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी समितियां लागू की गई। समितियों ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें ये निकल कर सामने आया कि यहाँ के लोगों को ही इनको शासन चलाने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। तभी अपन वास्तविक रूप से सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है, विकेंद्रीकरण को सफल बना पाएंगे। तो इतने सारे कारण रहे हैं ताकि जो स्थानीय जो शासन है उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो उसी के संदर्भ में आज अपन पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। विशेष तौर पर अपन राजस्थान की पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, सर्वप्रथम तो स्थानीय लोगों के द्वारा स्वशासन की जो व्यवस्थाएं हैं, उसी को स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। यानी कि वहां के लोग ही इस शासन की प्रक्रिया में भाग ले और शासन स्थापित करे, इसी को ही स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। इसके दो स्तर हो सकते हैं। देखिए, ग्रामीण स्तर पर भी तो पंचायती राज है और नगरीय स्तर पर नगरीय स्वशासन है, जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अभी अपन को कवर करना है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, यानी कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के बारे में। इसके तीन स्तर हैं। देखो, जिला स्तर पर जिला परिषद होती है जो उच्च स्तर है, उसके बाद पंचायत समिति होती है जो मध्यम स्तर पर है, उसके बाद ग्राम पंचायत होती है जो निम्न स्तर पर है। यानी कि तीन स्तरों पर पंचायती राज व्यवस्थाओं को डिवाइड किया गया है, तीन स्तरों पर इनको विभाजित किया गया है पंचायती राज व्यवस्थाओं को। उसके बाद आता है जो शहरी नगरीय स्वशासन है, तो दो रूप में बढ़ चुका है। गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड रिपन को भारत का स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके समय में ही स्थानीय स्वशासन का जन्म होता है एक तरीके से, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम 1882 में जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत का गठन किया था एवं स्थानीय निकायों के विकास का प्रस्ताव तैयार किया था। इसी वजह से लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का मेघना काटा कहा जाता है और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि स्थानीय स्वशासन का जो पिता है वो किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा 1882 में जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत, उसके बाद न्याय पंचायत का गठन किया गया था। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची का विषय बनाया गया था, जो भी वर्तमान में भी राज्य सूची का विषय है। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, समवर्ती सूची में दोनों ही सरकार कानून बनाती है। जबकि जो पंचायत जो विषय है वो राज्य सूची का विषय है, अभी वर्तमान में भी राज्य सूची का ही विषय है। भारत के संविधान में भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया था। यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है, अब नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? एक तरीके से आदर्श होते हैं। राज्य के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं होता उनको लागू करना, सिर्फ उनका कर्तव्य होता है, चाहे तो लागू करे या ना करे। तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान था। जब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, उससे पहले यदि पूछा जाए कि संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायतों का प्रावधान किया गया था। देखिए, आजादी से पूर्व राजस्थान में सबसे पहले बीकानेर रियासत में 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया गया था। उसके बाद जोधपुर ने बनाया 1928 में, उसके बाद जयपुर रियासत 1938 में, सिरोही ने 1943 में, भरतपुर, उदयपुर और करौली में भी पंचायत कानून लागू किए गए थे। ये ऐसी रियासत थी जो आजादी से पहले ही पंचायत अधिनियम पारित कर चुकी थी। संपूर्ण राजस्थान में 1953 में अपनी विधानसभा के द्वारा पंचायत राज अधिनियम 1953 पारित किया गया, जिसके तहत पूरे राजस्थान में 1953 में पंचायत राज
जो संस्थाएं हैं उनकी स्थापना कर दी जाती है। और इससे पहले, आजादी से पहले यदि पूछा जाए तो 1928 में बीकानेर रियासत के द्वारा और क्रमशः इन जो रियासतों के द्वारा कानून बनाए गए थे स्थानीय स्वशासन को लेकर। पंचायती राज संबंधित महत्वपूर्ण समितियां क्या कौन कौन सी आई थी पंचायती राज संबंधित? एक तो आती है सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति, जो बनी थी 1957 में बनी थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता जी थे। पंचायती राज पर गठित पहली समिति यही थी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया था। पर बल दिया गया था इस समिति के द्वारा। समिति ने 24 नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें पूरे जिला बोर्ड को समाप्त करके त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का गठन कर दिया जाता है। समिति के द्वारा 24 नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपती है भारत सरकार को, जिसमें पुराने जो जिला बोर्ड थे उसको समाप्त कर दिया जाता है। कब समाप्त कर दिया जाता है? 24 नवंबर 1957 को, जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का गठन कर दिया जाता है। और वर्तमान में बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत ही पंचायत राज व्यवस्था का गठन है। उसके बाद भी कई समितियां बनाई जाती हैं, जैसे कि सादिक अलिक समिति बनाई जाती है 1964 में। इस समिति ने प्रधान और जो जिला प्रमुख होते हैं उनके चुनाव निर्वाचन मंडल के द्वारा करवाने का सुझाव दिया। और ये बहुत सारी समितियां आएंगी, इनके द्वारा अलग अलग सुझाव दिए गए थे। जैसे कि गिरधारी लाल व्यास समिति 1973, इसके द्वारा क्या सुझाव दिए गए? प्रत्येक जो पंचायत थी उसके लिए ग्राम सेवक तथा सचिव नियुक्त करने, पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय बढ़ावा देने के लिए बल दिया था। देखिए, जो पंचायती है, ग्राम पंचायतें हैं, उनके लिए एक तो अधिकारी नियुक्त करने की सिफारिश की, किसके द्वारा? गिरधारी लाल विकास समिति के द्वारा, जिसको ग्राम सेवक कहा जाता है, सचिव कहा जाता है। उसके बाद जो पंचायती जो संस्थाएं थी उनको पर्याप्त वित्तीय संसाधन पर बल दिया गया, यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त विभाग हो, वित्त की नियुक्ति की जाए, ताकि वह वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा सके ग्राम पंचायतों को। उसके बाद अशोक मेहता समिति बनती है, जो 1977 में बनती है। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। द्विस्तरीय जो पंचायत राज व्यवस्था का समर्थन भी किया, जैसे कि जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर। उसके बाद में इसने जो त्रिस्तरीय जो ढांचा था उसको समाप्त करने की सिफारिश कर दी। 2 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ग्राम पंचायतों के स्थान पर मंडल पंचायतों के गठन की सिफारिश, तथा जो जिला कलेक्टर सहित जितने भी अधिकारी आते हैं उनको जिला परिषद के अंतर्गत रखने की सिफारिश कर दी इस समिति ने। उसके बाद पंचायत राज के मामले की देखरेख हेतु राज्य मंत्री परिषद में एक अलग से मंत्री की नियुक्ति की जाए, जो कि संबंधित पंचायत विभाग से रिलेटेड हो, अलग मंत्री की नियुक्ति की जाए। उसके बाद इसने एक महत्वपूर्ण सिफारिश दी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या के आधार पर क्या दिया जाए? आरक्षण दिया जाए। दलगत प्रणाली के आधार पर पंचायत राज के चुनाव कराने की सिफारिश की। क्या अभी वर्तमान में दलगत आधार पर पंचायत राज मतलब जो चुनाव होते नहीं होते, ग्राम पंचायतों के नहीं होते। उसके बाद पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाने का, महत्वपूर्ण संस्थाओं को कार्यकाल कितना? 4 वर्ष करने की सिफारिश की। यहाँ इंपॉर्टेंट बात याद ये रखनी है कि जो संवैधानिक दर्जा जो दिया जाने की सिफारिश इस समिति के द्वारा की गई थी। उसके बाद में संवैधानिक दर्जा दिया जाता है स्थानीय स्वशासन को, पंचायती राज व्यवस्थाओं को। परंतु इसने जो पंचायती राज संस्थाओं का जो कार्यकाल था वो 4 वर्ष करने की सिफारिश की थी। इसके बाद आगे देखते हैं अपन। उसके बाद समिति बनती है जेकेवी राव समिति, जो बनती है 1985 को बनती है। इसने क्या किया कि ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में जेकेवी राव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है। उसके बाद कौन सी समिति बनाई जाती है? डॉक्टर लक्ष्मण सिंघवी समिति बनाई जाती है 1986 में। उसके बाद यह राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज में गठन और पुनरुद्धार पर एक समिति का गठन किया था, जिसका क्या नाम था? एल एम सिंघवी समिति का गठन किया गया था। उसके बाद पेकेथुंगन समिति आती है 1988 में। जिला परिषद को शक्तिशाली बनाने की सिफारिश इस समिति के द्वारा की जाती है। उसके बाद पंचायती राज को संघ सूची का विषय बनाने की सिफारिश कर दी। देखो यहाँ इंपॉर्टेंट बात ध्यान ये रखनी है कि पीके तुंगन समिति जो 1988 में आई थी, उसने पंचायती राज को संघ सूची का बनाने की सिफारिश की थी। लेकिन वर्तमान में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वो कौन सी सूची का विषय है? वो राज्य सूची का विषय है। परंतु इसने किसकी सिफारिश करी थी? उसको संघ सूची का जो विषय बनाने की सिफारिश की थी, तथा पंचायत राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी कि पंचायत राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके बाद आती है वी एन गाडगिल समिति, जो 1988 में बनती है। इसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, इन्हें सिफारिश की। उसके बाद त्रिस्तरीय
पंचायत का समर्थन किया, जो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा भी किया गया था सर्वप्रथम। उसके बाद हरलाल सिंह खर्रा समिति आती है 1990 में। इसके तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा